जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी को पता, हम आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं 2024 की। ठीक है, हम आरपीएफ की 12 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। आज ही हमारी आरपीएफ की 13वीं क्लास है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, कांस्टेबल हो चाहे सब इंस्पेक्टर हो, दोनों में जीके जीएस के 50-50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 मार्क्स के। ठीक है, तो अगर आपको 50 में से 50 करने हैं तो दोस्तों डेली ये 8 PM पर क्लास आती है जीके जीएस की। मैं गारंटी के साथ दे रहा हूं, आप डेली ये क्लास देखिए, 100% आप जीके जीएस को 4 कराओगे 50 में से 50। वो हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करा दूंगा इन्हीं क्लासों में दोस्तों। बस क्लास को पूरा अंत तक वॉच करना है दोस्तों। ठीक है, चलिए बिना देरी करे क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 216 का जवाब दीजिए। उड़ीसा के कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? बताइए। राजा हरि सिंह के द्वारा, राजा गंगदेव के द्वारा, नरसिंह देव प्रथम के द्वारा, या सूर्यवर्धन के द्वारा? कमेंट करिए, ये कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए। कमेंट करिए इस प्रश्न के लिए, उड़ीसा के कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? जल्दी से बताएं सभी स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिन स्टूडेंट्स को आता है इस प्रश्न का जवाब कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। तो यहां पर आप लोगों के लिए ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरसिंह देव प्रथम के द्वारा उड़ीसा के कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण कराया गया। ठीक है, भारत की सबसे खारे पानी की झील चिल्का झील भी ओडिशा में ही, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 247, कमेंट करके बताइए। राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्तियां किस अनुच्छेद में आती हैं? बताइए। अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 72? बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं यहां पर। अगर मैं अनुच्छेद 52 की बात करूं तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद 52 में बताया, भारत का राष्ट्रपति होना चाहिए, होगा। ठीक है, ये अनुच्छेद 52 में बताया गया। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 53 में क्या बताया कि कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति के अंदर होंगी दोस्तों। ठीक है, कार्यपालिका की शक्तियां, कार्यपालिकाएं शक्तियां। ठीक है, मैं खाली कार्यपालिका की शक्तियां लिख रहा हूं। ठीक है, ये अनुच्छेद 53 में बताया। अनुच्छेद 54 में क्या बताया? राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। आपको क्वेश्चन में पूछा है कि राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्तियां किस अनुच्छेद के अंदर आती हैं, तो वो अनुच्छेद है 72। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के क्षमा दान की शक्तियां आती हैं। यहां पर आप लोग डी ऑप्शन को टिक करेंगे। क्लास को अंत तक वॉच करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना आप लोग। ठीक है, अगर सिलेक्शन लेना है तो पहले से ही तैयारी करें। क्वेश्चन नंबर 248 का जवाब दें। निम्न में से डोडा बेटा चोटी किस पहाड़ी पर स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चे बताएंगे। अमरकंटक की पहाड़ियां, अरावली की पहाड़ियां, सतपुड़ा की पहाड़ियां, या विंध्य पर्वत की पहाड़ियां? कमेंट करेंगे। ये तो डोडा बेटा चोटी है ना दोस्तों, डोडा बेटा चोटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चोटी है दोस्तों। किस पहाड़ी पर एग्जाम में पूछा जाता है? जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, ये अपना दक्षिण भारत है, साउथ इंडिया है। ठीक है, आधा। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को यहां पर पता है, हाँ ठीक है, यहां पर क्या है भाई, यहां पर अरावली रेंज है दोस्तों, अरावली पर्वत है। ठीक है, यहां पर अरावली पर्वत है। यह आपके पश्चिमी घाट हो जाएगा, और यह आपके क्या हो जाएगा, पूर्वी घाट हो जाएगा। ठीक है, यह आपके पश्चिमी घाट, ठीक है, और यह आपके पूर्वी घाट। मैं यहां पे लिख देता हूं, वेस्टर्न घाट है ना, पश्चिमी घाट, आदर्श आएगा यहां पर, पश्चिमी घाट। ठीक है, यह आपके पश्चिमी घाट है, और यह आपके क्या है, पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट है। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे ये विंध्य पर्वत है, जो क्या करता है, उत्तर भारत को और दक्षिण भारत को आपस में बांट देता है। और इसके नीचे क्या है, सतपुड़ा रेंज है। सतपुड़ा रेंज पर क्या, अमरकंटक है। अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? सोन और नर्मदा निकलती है, ध्यान रखने की बात है। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे एक तरफ तो वेस्टर्न घाट है, यानी कि पश्चिमी घाट, और दूसरी तरफ पूर्वी घाट। ये दोनों यहां पर जब मिलते हैं ना, तब यहां पर नीलगिरी की पहाड़ियां आती है दोस्तों। क्या होती है? नीलगिरी की पहाड़ियां। और यही नीलगिरी की पहाड़ियों पर सबसे ऊंची चोटी देखने को मिलती है डोडा बेटा दोस्तों। कौन सी चोटी है यहां पर? डोडा बेटा। ठीक है, डोडा बेटा ऊंची चोटी है दोस्तों, नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची। अगर आपको यूं पूछे कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो अनाईमुडी केरल की है। यहां पर ये केरल, यहां पर अनाईमुडी केरल की है दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर आपको पूछा डोडा बेटा चोटी किन पहाड़ियों पर है, तो वो है दोस्तों, किस पहाड़ियों पर है? यहां पर तो ऑप्शन में ही नहीं दिया। यहां पर दोस्तों सतपुड़ा की जगह आप नीलगिरी करिए, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया, कुछ यहाँ पर मिसप्रिंट कर दिया। यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, आप नीलगिरी की पहाड़ियाँ करिए। यहाँ पर आप टिक क्या करेंगे, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ऑप्शन नहीं आया यहाँ पर, मिसप्रिंट से कुछ गलत टाइप हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप टिक करेंगे नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए ऑप्शन नंबर सी टिक सही जवाब होगा, नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है डोडा बेटा चोटी। ठीक है, नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 249, कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी? क्या बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन। कानपुर अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन में, या फिर इनमें से कोई नहीं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोगों को कमेंट करिए। क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करें, अपने सभी मित्रों में क्लास को शेयर करें, जल्दी से बताएं। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे कि भारत की पूछा है, विदेशी महिला नहीं पूछा है दोस्तों, ये बात ध्यान रखने की बात है। बहुत सारे स्टूडेंट गलत कर देते हैं इस क्वेश्चन को। यहां पर पूछा हमारे भारत की पूछा है, तो भारत की महिला अध्यक्ष कौन बनी थी दोस्तों, बताइए। तो वो बनी थी दोस्तों 1925 के कानपुर अधिवेशन में। कौन बनी थी? सरोजनी नायडू। 1925 में जो कानपुर अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्ष कौन बनी थी? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू, ठीक है। भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस की बनी थी सरोजनी नायडू। ये तो हमने कर ली भारत की बात दोस्तों। अगर आपको विदेशी बात करें, विदेश की बात करें, तो विदेशी महिला कौन थी? आयरलैंड की महिला थी, वो कौन थी बताइए दोस्तों, वो कौन थी? कमेंट करिए जिन बच्चों को आता है। वो एनी बेसेंट थी दोस्तों। कौन थी? विदेशी महिला एनी बेसेंट थी, आयरलैंड की थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी से बिलोंग करती थी दोस्तों, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर आप लोग जिसे देख रहे हैं कलकत्ता अधिवेशन और सूरत अधिवेशन। दोस्तों सूरत अधिवेशन में आप बताएंगे 1907 में हुआ था। ये सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, ठीक है। यहां पर नरम दल और गरम दल नेता का विभाजन हुआ था। गरम प्लस नरम दल, ठीक है। गरम दल नेता और नरम दल नेताओं का दोस्तों विभाजन हुआ था। क्या हुआ था? विभाजन हुआ था। फिर लखनऊ एक्ट 1916 में ये तीनों साथ में मिले थे, मुस्लिम, गरम और नरम दल, ठीक है। तो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके लिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब जाएगा। ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाने दूंगा, बस क्लास को अंत तक वॉच करिएगा, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। बंगाल का वो कौन सा शासक था जिसने अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद किया दोस्तों? ढाका से मुर्शिदाबाद कर ली थी। यहां पर 100 में से 100% में से 80% लोग गलत जवाब देंगे, मुझे पता है। जिन्होंने अच्छे से पढ़ी होगी हिस्ट्री वो फटाफट से इसका रिप्लाई कर देगा। बताइए वो बंगाल का कौन सा शासक था जिसने ढाका से मुर्शिदाबाद अपनी राजधानी कर ली थी? तो जो बच्चे अलीवर्दी खान टिक कर रहे हैं, गलत टिक कर रहे हैं। सिराजुद्दौला टिक कर रहे हैं, गलत टिक कर रहे हैं। सरफराज खान टिक कर रहे हैं, गलत टिक कर रहे हैं। वो है मुर्शिद कुली खां। बंगाल का पहला नवाब है दोस्तों। बंगाल का पहला नवाब कौन है? मुर्शिद कुली खां। इसने ढाका से मुर्शिदाबाद अपनी राजधानी के लिए क्यों करी थी? कोई कारण देखिए। क्योंकि देखो 1700 ईस्वी में जो औरंगजेब था इसको क्या बना देता? बंगाल का सूबेदार। औरंगजेब जो 1700 ईस्वी में औरंगजेब क्या करता है? इसको औरंगजेब क्या करता है? इसको बंगाल का सूबेदार बनाता है। बंगाल का सूबेदार बना देता है, सूबेदार। औरंगजेब क्या करता है? 1700 में इसको बंगाल का सूबेदार बनाता है। जब औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में, जब औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में, तब औरंगजेब का पोता होता है मुजिब शाह, ठीक है, मुजफ्फर शाह, ठीक है, मुजा शाह है, ठीक है। तो वो उसके और जो मुर्शिद कुली खां उनके बीच में विरोध हो जाता है। उस विरोध के चक्कर में मुर्शिद कुली खां क्या करता है? अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद कर लेता है। ये क्वेश्चन बनता है यहां से, ठीक है। अजीम उद शाह नाम है औरंगजेब के पोते का नाम, अजीम उद शाह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 251। भगवान बुद्ध के अपने जीवन का सर्वाधिक समय कहां बिताया था दोस्तों? यह के की जगह नहीं करें, ठीक है। भगवान बुद्ध ने अपना जो जीवन था उसका सर्वाधिक समय कहां पर बिताया था? किस जगह बिताया था? कुशीनगर में, श्रावस्ती में, लुम्बिनी में, या इनमें से कोई नहीं। लुम्बिनी में अगर देखा जाए तो दोस्तों यहां पर उनका जन्म होता है। अगर जन्म हो गया तो मृत्यु भी होगी। हाँ, कुशीनगर में मृत्यु हो गई। सबसे कम समय कुशीनगर में बिताया था। अंतिम समय कुशीनगर में बिताया था, मृत्यु हुई थी। इन्होंने अपना अंतिम समय कुशीनगर में बिताया था दोस्तों। अंतिम समय कुशीनगर में बिताया। एग्जाम में पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम समय किस जगह बिताया था? अंतिम समय कुशीनगर में बिताया था दोस्तों। कुशीनगर में अंतिम समय कुशीनगर में बिताया। और ये जो श्रावस्ती है ना दोस्तों, श्रावस्ती यहाँ पर सबसे ज्यादा समय बिताया दोस्तों। सबसे ज्यादा समय बिताया श्रावस्ती में, सबसे ज्यादा समय बिताया। इनको ज्ञान की प्राप्ति समय बिताया। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी दोस्तों? किस जगह हुई थी? तो ध्यान रखें, उरुवेला बोधगया बिहार में हुई थी। उरुवेला बोधगया बिहार में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। पीपल नदी के नीचे दोस्तों इनको बैठ के प्राप्ति होती है दोस्तों, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। और क्या पूछा जाता है? कमेंट करिए। जो भी क्वेश्चंस बनते हैं आप लोग देखिए, वो आपके सामने मैंने बता दिए।
पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 252, सोलुंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? कमेंट करिए। अरुणाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, असम में या बिहार में? बिहार में दोस्तों बिहुला और सरहुल ध्यान रखेंगे, बिहुला और सरहुल, बिहुला उत्सव और सरहुल उत्सव बिहार में देखेंगे आप लोग। बिहुला और सरहुल, बिहुला और सरहुल उत्सव आप किस राज्य में देखेंगे? बिहार राज्य में देखेंगे। ठीक है। असम में अंबुबाची ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट उत्सव है दोस्तों अंबुबाची, अंबुबाची मेला भी लगता है। ठीक है, अंबुबाची, अंबुबाची और देइंग पटकई, और भी हैं वैसे, चाय उत्सव हो गए, कर्मा उत्सव हो गए, ठीक है, बेखो उत्सव हो गए, देइंग पटकई, बहुत सारे और भी हैं देइंग पटकई, पर जो इंपॉर्टेंट ज़्यादा है वो मैं बता देता हूँ, देइंग पटकई। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आंध्र प्रदेश में दोस्तों आप क्या ध्यान रखेंगे? हॉर्नबिल फेस्टिवल, फ्लेमिंग नहीं, हॉर्नबिल तो नागालैंड में, फ्लेमिंगो ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो आंध्र प्रदेश का बहुत ही इंपॉर्टेंट उत्सव है। फ्लेमिंगो उत्सव किसमें है? आंध्र प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों ये सोलुंग उत्सव, किस राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। यहां पर आप लोग ऑप्शन ए को टिक करेंगे। किस किसने ऑप्शन ए को टिक किया? स्टूडेंट ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे जैसा कि आपके सामने है। हर क्लास के अंदर मैं हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कराऊंगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत की क्या रैंक है? बताइए। 161, 159, 142 या 179? कमेंट करके बताएं सभी स्टूडेंट्स। करंट अफेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों जल्दी से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है। आपको तो यहां पर 2024 का पूछा, मैं आपको 2023 का पूछना चाहता हूं। बताइए, एग्जाम में बन जाता है। 2024 में भारत की क्या रैंक थी? 2023 में भारत की क्या रैंक थी? दो क्वेश्चन आपके सामने, बताइए जल्दी से बताएं दोस्तों। अगर 2023 में देखें, 2023 की बात करें तो 2023 में भारत की क्या रैंक थी? भारत की रैंक 61वें स्थान पर था। तब भारत कौन से स्थान पर था? 61वें स्थान पर था। 61वें स्थान पर था तब भारत। कौन से स्थान पर था भाई? 61वें स्थान था। कितने देशों में से? 180 देशों में से। कितने? 180 देशों में, 180 देशों में से, 180 देशों में से भारत कौन से स्थान में था 2023 में? देशों में से। ठीक है, भारत कौन से स्थान पर था? 180 देशों में से 161वें। लेकिन बात करी जा रही है 2024 की, 2024 की बात करी जा रही है। तो 2024 में भारत की इस बार दो रैंक का बड़ा कम किया भारत ने, 159वें नंबर पर आई है भारत। ठीक है, दो रैंक का मुनाफा किया है दोस्तों, 159वें स्थान पर है। 159वें स्थान है। कितने देशों में से? 180 देशों में से। 180 देशों में 159 में। तो आपको 2024 का ही पूछा तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 254, मादा एनाफिलीज मच्छर जब काट लेता है तो उससे कौन सा रोग होता है? बताइए। मलेरिया का, एड्स का, कैंसर का या डेंगू का? बताइए, कमेंट करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से देखने को मिलता है। मादा एनाफिलीज मच्छर जब काट लेता है तो उससे कौन सा रोग होता है? मलेरिया का, एड्स का, कैंसर का या डेंगू का? कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट्स। यहां पर आप टिक करेंगे मलेरिया। दोस्तों कौन सा रोग होता है? मलेरिया रोग होता है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 255, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा? न्यूनतम पूछा है, कंफ्यूज ना हो। यहां पर आपको न्यूनतम पूछा है। बताइए, हरियाणा, राजस्थान, केरल या उत्तर प्रदेश? कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट्स। आपको न्यूनतम पूछा है दोस्तों, कमेंट करें। ठीक है, अगर मैं आपको सर्वाधिक पूछूं, यहां पर तो न्यूनतम पूछा, अगर मैं आपको सर्वाधिक पूछूं तो आप बताएंगे क्या होगा? यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में बताएं। सर्वाधिक कितना है दोस्तों? सर्वाधिक वाला राज्य कौन सा है? बताइए। अगर आपको सर्वाधिक पूछे तो वो है केरल। क्या बताओगे? जब आपको सर्वाधिक पूछे तो आप क्या टिक करो? केरल है। कितना है भाई? 1084 है। कितना? 1084। कब? जब आपको सर्वाधिक पूछे तब। आपको यहां पर न्यूनतम पूछा है तो न्यूनतम कौन सा राज्य है दोस्तों? तो यहां पर न्यूनतम है हरियाणा है दोस्तों। कौन सा है? हरियाणा है। कौन सा भाई? हरियाणा है। हरियाणा का कितना है दोस्तों? तो आप ध्यान रखेंगे 879, 879। ठीक है, तो दोनों ही डाटा आपके सामने है, चाहे न्यूनतम पूछ ले चाहे सर्वाधिक पूछ ले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 256, क्लास को अंत तक वॉच करना दोस्तों। मैं बार बार बोल रहा हूं, डेली अगर आप लोग क्लास अटेंड करते हैं तो मैं 100% गारंटी लगा के बोल रहा हूं, 100% गारंटी लगा के बोल रहा हूं, आपका जीके जीएस से एक भी क्वेश्चन मैं बाहर नहीं जाने दूंगा। ठीक है, बस डेली 8 PM पर क्लास डेली देखिए। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। चाणक्य, पतंजलि, पाणिनि या अश्वघोष? बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलता है।
अश्वघोष की बात करें तो ये इनकी एक पुस्तक है बुद्ध चरित। कौन सी पुस्तक है? बुद्ध चरित। बुद्ध चरित इनकी पुस्तक कौन सी है भाई? बुद्ध चरित है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है बुद्ध चरित पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। अब पतंजलि की एक पुस्तक है दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे, महाभाष्य। क्या है? महाभाष्य। पतंजलि की एक पुस्तक है महाभाष्य दोस्तों, ठीक है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। महाभाष्य पुस्तक किसकी है? तो वो है पतंजलि की। और चाणक्य की तो सभी को पता ही होगा दोस्तों, अर्थशास्त्र इनकी पुस्तक है, सभी भली भांति परिचित होंगे अर्थशास्त्र में। यहाँ पे पिंक पेन से लिख देता हूं अर्थशास्त्र, ताकि आपको अच्छे से हाईलाइट रहे। अर्थशास्त्र इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं चाणक्य दोस्तों। अन्य नेम पूछे जाते हैं, विष्णुगुप्त इन्हीं का नाम है, भारत का मैकियावेली इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है। ये पुस्तक अष्टाध्यायी किसकी पुस्तक है? पाणिनि की है दोस्तों। यहां पर आप लोग कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? सी ऑप्शन को टिक करेंगे, बिल्कुल सही जवाब जाएगा। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 257, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अभी बताया था दोस्तों, पासनाथ, धूपगढ़, अन्नामुदी या नोदा बेटा। कमेंट करिए, सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे दोस्तों। एग्जाम में पूछा जाता है आपको पश्चिमी घाट की पूछा दोस्तों। ये रहा आपके दोस्तों अरावली, ये विंध्य, ये सतपुड़ा, और ये पश्चिमी घाट, और ये पूर्वी घाट, ठीक है। आपको पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछी है दोस्तों, बताइए दोस्तों, पश्चिमी घाट की ऊंची चोटी। कंफ्यूज ना हो सभी स्टूडेंट्स, गलती कोई नहीं करेगा दोस्तों। पश्चिमी घाट की पूछी है। यहां पर 100% लोग गलती करेंगे, मेरे को 100% क्या 80% लोग गलती करेंगे, आपको गलती नहीं करिए। मैंने आपको बता दिया, ये आपके अरावली रेंज है, ये आपके विंध्य रेंज है, ये सतपुड़ा, ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है, ये नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। बताइए दोस्तों, ये इसमें से आपको बताना पश्चिमी घाट। अगर देखा जाए तो पश्चिमी घाट के यहां पर पड़ता है केरल, और यहां पर क्या पड़ता है दोस्तों? केरल पड़ता है दोस्तों, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, केरल में है दोस्तों, केरल में एक चोटी पड़ती है अन्नामुदी, अन्नामुदी है ना, अन्नामुड़ई, अन्नामुड़ई दोस्तों, अन्नामुड़ई, अन्नामुदी, ठीक है। ये चोटी दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामुड़ई चोटी है दोस्तों। एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपको ये पूछ ले कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप ध्यान रखेंगे वो कौन सी है। अभी आपको बताई थी नोदा बेटा, ठीक है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। क्योंकि देखो अन्नामुदई ये केरल में पड़ती है, और केरल भी पश्चिमी घाट का हिस्सा है। तो आपको यही पूछा, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी बोले तो अन्नामुदई, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी बोले तो नोदा बेटा, ठीक है। और अगर दोस्तों आपको एमपी की सबसे ऊंची चोटी बोले, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी बोले, तो एमपी में एक पर्वत पड़ता है सतपुड़ा, जिसके 3 टूटा फूटा पर्वत पड़ता है। यहां से ये जो सतपुड़ा दिख रहा है ऐसा टूटा टूटा पर्वत है, ठीक है। जिसमें एक तो आ जाती है आपके राजपीपला की पहाड़ी, दूसरी आ जाती है महादेव पहाड़ी, और तीसरी आ जाती है, तीसरी कौन सी आ जाती है? कमेंट करिए जिनको पता है तीसरी कौन सी आती है। जो तीसरी कौन सी आती है आप बताइए, ठीक है। और ये जो बीच वाली है ना महादेव पर्वत, यहीं पर आपको देखने को मिलेगा धूपगढ़ चोटी। धूपगढ़ चोटी कौन सी है दोस्तों? धूपगढ़ चोटी मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तीनों डाउट क्लियर हो गए होंगे। यहां पर आप लोग टिक करेंगे अन्नामुदई, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 258, 16वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से, जल्दी से बताएं। 16वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? कमेंट करें जिन बच्चों को आता है। तो यहां पर डी ऑप्शन केरल में दोस्तों। केरल में कौन सी जगह? तो आप ध्यान रखेंगे, केरल में कोच्चि जगह है, कोच्चि, केरल कोच्चि में। कोच्चि नाम सुन के आप सभी को याद आ रहा होगा, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री, व्यापारिक कोठी यही केरल कोच्चि में खोली थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाएगा। ये दोस्तों कौन सी बैठक है? ये यहां पर कौन सी बैठक है दोस्तों? ये 16वीं बैठक दोस्तों। कौन सी बैठक होगी यहाँ पर? ये 26वीं बैठक होगी दोस्तों। कौन सी बैठक होगी? 26वीं बैठक होगी। 26वीं बैठक है ये दोस्तों, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन, यहाँ कौन सी बैठक होगी दोस्तों? यहाँ पर 26वीं बैठक होगी दोस्तों, ठीक है। आपने दोस्तों ये तो देख लिया कि ये कहां पर होगी दोस्तों, केरल कोच्चि में, और आपने ये भी देखा कि ये 26वीं बैठक होगी। लेकिन कब से कब तक रहेगी? तो ध्यान रखिएगा, 20 मई से लेकर 31 मई तक दोस्तों, 20 मई तक से लेकर 30 मई तक, ठीक है, 20 से 30 मई तक। ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इग्नोर ना करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 259, कांगड़ा बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, चेन्नई। बताइए दोस्तों कमेंट करके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
कांडला बंदरगाह दोस्तों भारत के किस राज्य में स्थित है? यह है गुजरात राज्य में दोस्तों। सबसे लंबी तटरेखा सीमा इसी की है, गुजरात राज्य की दोस्तों, ठीक है। और गुजरात में आपको दो मंदिर ध्यान रखने, एक तो द्वारकाधीश मंदिर, एग्जाम में पूछा जाता है, द्वारिकाधीश मंदिर, द्वारिकाधीश मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर, और दूसरा आप ध्यान रखेंगे सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर। ये दोनों के दोनों मंदिर आपके कहां पर देखने को मिलेंगे? गुजरात में दोस्तों, ठीक है। और गुजरात में कांडला बंदरगाह, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 260। फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को तैयार किसने किया था? मसौदा समिति दोस्तों, बताइए ये मसौदा समिति किसको जाना जाता है? मसौदा समिति को और किस नाम से जाना जाता है बताइए? प्रारूप समिति दोस्तों, प्रारूप समिति, प्रारूप समिति, प्रारूप समिति के नाम से जाना जाता है मसौदा समिति को, ठीक है। प्रारूप समिति जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था, ठीक है। यहां पर पूछा ये तैयार किसने किया था? ये तैयार किया था बेनगेल नरसिंह राव में दोस्तों। ऑप्शन बी को टिक करेंगे, यहां पर ऑप्शन बी को टिक करेंगे दोस्तों। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 261। डीपीएसपी निम्न में किसके संविधान से लिए गए? आयरलैंड, ब्रिटेन, अमेरिका, साउथ अफ्रीका। कमेंट करके बताएंगे दोस्तों। डीपीएसपी की बात करें दोस्तों, डीपीएससी मतलब कि नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व दोस्तों, ये किसके संविधान से लिया गया बताइए आप लोग कमेंट करके। ये संविधान के भाग 4 में है। ये किसमें? ये दो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, भाग 4 में है। कौन से अनुच्छेद में आते हैं? 36 से 51। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं ये? 36 से 51 अनुच्छेद में। 36 से 51 कौन से अनुच्छेद में? 36 से 51 अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये किसके संविधान से लिए गए हैं कमेंट करें। ये लिए गए आयरलैंड के संविधान से दोस्तों। किसके संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए। ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौसेना के वाइस एडमिरल के रूप में नियुक्त किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है? रविंद्र कुमार शर्मा को, पुरुषोत्तम पुरोहित को, कृष्णा स्वामीनाथन को, या विवेक सिंह को? जिन बच्चों को आता है कमेंट करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है, जल्दी से बताएं। ये क्वेश्चन दोस्तों इंपोर्टेंट बनता है, जल्दी से बताएं क्या राइट ऑप्शन होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट करें। इजी क्वेश्चन है, कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग करें दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है, ठीक है। बताइएगा आप लोग कमेंट करके, ठीक है। एक करंट अफेयर का क्वेश्चन आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 263 का बताइए, 1930 में सीवी रमन ने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था? साहित्य के क्षेत्र में, भौतिक शास्त्र में, अर्थशास्त्र में, शांति शास्त्र में? बताइए, शांति के क्षेत्र में बताइए। कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट जिनको आता है इस प्रश्न का जवाब। इन्होंने जीता था भौतिक के शास्त्र में दोस्तों नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत आप सभी को पता है 1954 में होती है। हमारे पहले भारतीय कौन थे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले? रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। इनकी एक पुस्तक थी गीतांजलि रचना थी, ठीक है, इन्हीं के ऊपर मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन 264वें का जवाब दीजिए। अनोखे लाल मिश्र का संबंध किस वाद्य यंत्र से? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अनोखे लाल मिश्र दोस्तों बताइए। अनोखे लाल मिश्र बोल दो, पंडित आनंदमल बोल दो, पंडित आनंदमल, पंडित आनंदमल बोल दो, ठीक है, पंडित आनंदमल। स्वप्न चौधरी बोल लो, स्वप्न चौधरी। इंपोर्टेंट नाम ही बताऊंगा जो पूछे जाते हैं। स्वप्न चौधरी, जाकिर हुसैन। अब तो नाम सुनते ही अब तो पता चल गया होगा ना कौन सा वाद्य यंत्र है, किसके ये प्रसिद्ध कलाकार लिख रहा हूं आप लोगों को। अब तो पता चल ही रहा होगा नाम लिखते समय। अल्लाह रखा खां, अब तो पता चल गया होगा अल्लाह रखा खां सुन के। कमेंट करिए अल्लाह रखा खां। और भी जगह नहीं, बाकी मैं और भी बताता। लतीफ़ अहमद खां, ठीक है, यहाँ पर स्पेस कम पड़ गया। लतीफ़ अहमद खां हो गया, ठीक है। निखिल ज्योतिराव घोष हो गया, तन्मय बोस हो गया, ठीक है, और एक और बचते हैं विक्रम घोष होगा। ये सारे के सारे प्रसिद्ध कलाकार किस वाद्य यंत्र के? तो वो है तबला वादक के। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। किसने ऑप्शन बी को टिक किया है? चलिए अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। क्लास अच्छी लग रही है लाइक जरूर करें क्लास को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 265, कैलाश मानसरोवर यात्रा किस दर्रे से होकर की जाती है? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शिपकीला दर्रा, नाथुला दर्रा, लिपुलेख दर्रा, नीति दर्रा? बताइए। पहले तो आप लोग मुझे इन चारों दर्रों की वर्तमान स्थिति बताइए दोस्तों, किस किस राज्य में, कमेंट करके बताइए। शिपकीला दर्रा की बात करें हिमाचल प्रदेश का दर्रा है ये। नाथुला दर्रा की बात करें तो सिक्किम का ये दर्रा है, सिक्किम का ये दर्रा है। नाथुला दर्रा किस राज्य में? सिक्किम का। लिपुलेख और नीति दर्रा ये आपके देखने को मिलेंगे, ये आपको देखने को मिलेंगे यूके के, उत्तराखंड के दर्रे हैं ये, उत्तराखंड के दर्रे। अब आपको आइडिया लग गया होगा कैलाश मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड, यानी कि लिपुलेख दर्रा दोस्तों किस दर्रे से होकर की जाती है? लिपुलेख दर्रे से होकर दोस्तों कैलाश मानसरोवर की यात्रा करी जाती है।
ठीक है। तो यहां से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके कवर होते हैं, ठीक है। आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, ठीक है। तो आप लोग बताइए, आप लोगों ने इस क्लास में कितने क्वेश्चन सही किए, कितना प्रतिशत आपने स्कोर किया? क्या आपने 100 में से 80% किया, क्या 20%, या आप लोग रेस्पॉन्स किया करें दोस्तों। आपके रेस्पॉन्स करने से हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, बस और कुछ नहीं। आप लोग रेस्पॉन्स किया करें कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोगों को इस क्लास के अंदर जो भी क्वेश्चन से डाउट हो तो वो क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, मैं आपके रिप्लाई कर दूंगा दोस्तों, ठीक है। अगर आपको 50 में से 50 जीके जीएस फोड़ने हैं ना दोस्तों, 50 में से 50 जीके जीएस फोड़ने, तो आपको डेली बेसिस पर आपको ये 8 PM वाली क्लास लेनी पड़ेगी। आप क्या करते हैं, स्टार्टिंग के 2-1 क्वेश्चन देख लेते हैं और छोड़ देते हैं। भाई क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है आप लोगों के लिए, आप डेली पूरी क्लास को देखा करें, अंत तक बने रहा करें दोस्तों, ठीक है। जिसने सब्र किया सब्र का फल मीठा होता है ना, कहावत है ना। चलिए दोस्तों, अगर आपको इस क्लास में कोई भी डाउट हो वो तो आप बताएंगे। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, तो क्लास को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें दोस्तों, ठीक है। और शेयर जरूर किया करें, आप भी पढ़िए उन्हें भी शेयर करिए। आप सभी को पता है हर क्लास की PDF में टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर देता हूं, ठीक है। जिसने टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का दिया है दोस्तों। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और सारी जितनी भी PDF कराई, अभी आज हमने कितनी 13 क्लास कंप्लीट कर दी है RPF की। ये दोनों, चाहे सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो आप, चाहे कांस्टेबल की इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो, चाहे कांस्टेबल चाहे सब इंस्पेक्टर, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्लासेस रहती हैं। क्लास का टाइम मैं बता देता हूं, जो नए हैं उनका 8 PM क्लास रहता है डेली बेसिस पर। 8 PM पर जुड़िए अगर जीके जीएस फोड़ना है तो दोस्तों, ठीक है। सिलेक्शन लेना है तो डेली जुड़िए। कल मिलेंगे इसी टाइम पर, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।